हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? हाय हाय हाय, जस्ट लेट मी नो क्विकली इफ आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। एंड हाउ वाज संडे? हाउ वाज योर संडे? Okay, so quickly share the link of the class with everybody so that we can start our today's session. Okay, so good evening Ankush, good evening everybody. Let me quickly share the link of the class. Okay, people are joining. Good evening, Ashish. Good evening, Swati. Good evening, Ricky. Good evening, Vikash. Good evening, Jyoti. Good evening, everybody. कैसे हैं आप सभी? And how was your Sunday? Did you revise what we studied in lecture 1 and lecture 2? Lecture 1 and lecture 2 में जो पढ़े थे वो आप लोग रिवाइज किए हैं कि नहीं? Just let me know quickly. Good evening, Avantika. सब करके आए रिवाइज। ज्योति, अवंतिका सब रिवाइज करके आए हैं। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट रिकी, स्वाति, अंकुश? ओके, सो वी आर गुड टू स्टार्ट। सभी रिवाइज करके आए हैं। ओके, दैट्स रियली नाइस कि आप लोग रिवाइज करके आए हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी हमारा बेस बनाएगा। ये तो हमारा बेस चैप्टर है। लेट मी टेल यू दैट जो हम लेक्चर 1 पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपका कंपनी लॉ का बेस बनाने के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज को समझ समझ के पढ़ें। और किसी का मेरे को व्हाट्सएप में कोई डाउट नहीं आया, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि जो आप लोग अभी तक पढ़े हैं, जो आप लोग अभी तक रिवाइज किए हैं, वो आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। किसी को भी कोई डाउट नहीं है। ओके, ठीक है। तो चलिए इसी एंथुसियाज्म के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर 3। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगी। अगर आपको कोर्स के लिए रजिस्टर करना है, आप हमारे एडुमेंशन वाले ऐप में जाके रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने एक प्रोसेस वाला वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, जिसमें मैं बताई हूँ कि आप कैसे कैसे जा करके रजिस्टर कर सकते हैं, आप कूपन कोड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कोर्स के लिए रजिस्टर किस तरह से करना है। राइट, सो दिस वाज अबाउट दैट। एंड वन मोर थिंग, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ये तो डेमो लेक्चर है ना, तो ये आप रेगुलर में फिर से पढ़ाओगे ना? नो, दिस इज डेमो, बट या वी आर कवरिंग आवर सिलेबस। सो ये जो डेमो लेक्चर में चल रहा है, ये वापस रिपीट नहीं होगा। जब हम डेमो लेक्चर्स के बाद वापस गूगल मीट या ऐप में शिफ्ट करेंगे, तो इसके आगे का ही कंटिन्यूएशन होगा। तो प्लीज डेमो लेक्चर मिस मत करो, ठीक है? आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि भैया कंपनी क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। और मैंने आप लोग को बताया था कि कंपनीज एक्ट के पर्पस के लिए कंपनी क्या मानी जाती है। कंपनी, हम ऐसी कंपनी को बोलते हैं जो या तो प्रेजेंट कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, या तो पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? मींस ऐसी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर प्रेजेंट वाला कंपनीज एक्ट विच इज 2013, या फिर कोई प्रीवियस कंपनी लॉ, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956, 1913, और भी कोई पुराना कंपनी लॉ। उसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसको हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी भी बोलते हैं, जो ये बोलता है कि कंपनी एक अलग इंसान है और मेंबर्स अलग इंसान हैं। जैसे कि अगर मुकेश भैया की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विच मीन्स RIL इज अ सेपरेट पर्सन, मुकेश भैया इज अ सेपरेट पर्सन। हम दोनों को सेम पर्सन नहीं बोल सकते। ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट। इसके 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज थे, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड, एंड रेफरेंस कंडोली टी कंपनी लिमिटेड। ये तीनों लैंडमार्क केसेस के सेपरेट वीडियो भी मैंने बना रखी है। इस
इस पूरे कंसेप्ट के ऊपर, वो भी आप कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इशिका अग्रवाल करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक छोटा सा क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस किया था कि क्या हम शेयर होल्डर्स के एक्सपीरियंस को कंपनी का एक्सपीरियंस बोल सकते हैं? मतलब अगर मुकेश भैया का एक्सपीरियंस है तो उसको हम रिलायंस का एक्सपीरियंस बोल सकते हैं? द आंसर इज नो। रीजन, क्योंकि मेंबर अलग इंसान होता है, कंपनी अलग इंसान होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था कि अगर जॉइंट वेंचर कंपनी की बात करें तो उस केस में हम लोग जो कंपनीज जॉइंट वेंचर बनाती हैं उनके एक्सपीरियंस को जॉइंट वेंचर का एक्सपीरियंस मानते हैं। ये अभी क्या चल रहा है मैम? ये अभी रिवीजन चल रहा है जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हमने लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के डेट्स के लिए मेंबर्स कभी भी पर्सनली लायबल नहीं हो सकते। कंपनी के डेट्स के लिए मेंबर्स को कभी भी अपना घर बार घोड़ा गाड़ी नहीं बेचना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी अलग होती है, मेंबर की लायबिलिटी अलग होती है और मेंबर्स की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसको हमने एग्जांपल के साथ कल की क्लास में समझा था। उसके बाद हमने पढ़ा था परपेचुअल सक्सेशन का मतलब। परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है कि कंपनी अगर एक बार बन गई तो चलती ही जाएगी। मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर एंड फॉरएवर। मेंबर्स के एग्जिस्टेंस से कंपनी का एग्जिस्टेंस फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मुकेश भैया और रिलायंस के सारे मेंबर्स टपक क्यों ना जाएं, उसके बाद भी रिलायंस जो है जिंदा रहेगी, कभी भी कंपनी की नेचुरल डेथ नहीं होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस का, जो कि इसी परपेचुअल सक्सेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहां साथ में लिख दिया है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब था कि कंपनी मर नहीं सकती, नेचुरली नहीं मर सकती। मेंबर्स के मरने से कंपनी नहीं मरती है। बट क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम कंपनी को कभी बंद करना चाहे तो कभी कर ही नहीं सकते? मुकेश भैया की कंपनी है रिलायंस, रिलायंस को कभी बंद नहीं कर सकते क्या? अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का कर्ता धर्ता कौन है? लॉ, कानून, विच इज कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी को क्रिएट किसने किया था? कानून ने। तो कंपनी को खत्म कौन कर सकता है? कानून। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे दैट अगर हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो ठीक है, कर सकते हो, लेकिन कंपनीज एक्ट में एक प्रॉपर प्रोसेस दिया हुआ है, वही प्रोसेस को फॉलो करके आप कंपनी को बंद कर सकते हो और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिक्विडेशन या फिर वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है कंपनी को बंद करने का। जैसे अपन नहीं बोलते चलो क्लास वाइंड अप करो मतलब क्लास बंद करो, तो वही होता है वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी को बंद करने के प्रोसेस को बोला जाता है वाइंडिंग अप। एक और नाम है उसका लिक्विडेशन। ठीक है, तो यहां हमने ये पढ़ा कि अगर हमें कंपनी को बंद करना है तो जनरली उसका जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है वाइंडिंग अप या फिर लिक्विडेशन। बट कंपनी को बंद करने के कुछ 2-3 और तरीके होते हैं, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन, मर्जर, अमेलगमेशन एक्सेट्रा। अब इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, पहले 2 अलग अलग कंपनी हुआ करती थी, एक का नाम था वोडाफोन और एक का नाम था आइडिया। भैया ये दोनों अलग अलग कंपनी थी ना? हाँ मैडम, दोनों अलग अलग कंपनी थी, एक कंपनी थी वोडाफोन, एक कंपनी थी आइडिया। बट क्या हो गया? जियो के आने के बाद से दोनों लॉस करने लग गई और दोनों ने मर्ज कर गई। तो अब क्या हो गया? वोडाफोन और आइडिया मर्ज कर गई मैडम, आइडिया और वोडाफोन मर्ज कर गई और एक नई कंपनी बन गई जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। अब एक बात बताओ मेरे को, नई कंपनी बनी मर्ज होके जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया, इसका इंप्लीकेशन क्या हुआ मैडम? इसका इंप्लीकेशन ये हुआ कि जो पुरानी कंपनीज थी वो खत्म हो गई, जो पुरानी कंपनीज थी वो मर गई। जो पुरानी वोडाफोन थी, पुरानी आइडिया थी, अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो कंपनीज खत्म हो गई। अब न्यू कंपनी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। तो एक बात बताओ, मर्जर से भी तो, अमेलगमेशन से भी तो पुरानी कंपनीज खत्म हो गई ना, मर गई ना। तो ये सारे तरीकों से भी कंपनी को जो है खत्म किया जा सकता है। एक होता है टेक ओवर। टेक ओवर क्या होता है मैम? जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को अक्वायर कर लिया, तो जैसे ही फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को अक्वायर कर लिया तो अब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप नहीं रही कंपनी, फेसबुक ही एक कंपनी बन गई जो तीनों को चला रही है। अब तीनों को अक्वायर कर लिया, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप को, जिसका नाम भी अब चेंज होके मेटा फेटा कुछ हो गया है, जो भी व्हाटएवर। ठीक है, तो द थिंग इज दैट आई एम टेलिंग यू, अगर हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, लेकिन कानून के अकॉर्डिंग। कानून मतलब कंपनीज एक्ट में जो प्रोसेस दिया हुआ है ना, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब मैम क्या क्या तरीका होता है कंपनी को बंद करने का? तो
जनरली जो प्रोसेस होता है कंपनी को बंद करने का, दैट इज वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब खत्म करो, समेटो सब, बंद करो। और कुछ और भी तरीके होते हैं कंपनी को बंद करने के, जैसे कि मर्जर, अमेलगमेशन, टेक ओवर, एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई। अब इसको हम बुक से पढ़ते हैं। बुक में आ जाओ हमारी। हमने समझ लिया है, अब समझ लिया है, अब आपको बुक की लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है कि बुक में क्या लिखा है। बुक में जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, 12th वाला पॉइंट, उसमें आओ। जो हमारी बुक है उसमें जो 12th वाला पॉइंट है, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, उसमें आओ। यहां लिखा क्या है मैडम? लेट्स रीड आउट द लैंग्वेज ऑफ द बुक। यहां लिखा है कि एक कंपनी जो होती है वो क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है। मैम ये बात तो हमें ऑलरेडी पता है कि वो नेचुरल पर्सन नहीं होती है, हमारे जैसे सांस नहीं ले सकती, बोल नहीं सकती, बट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, इट डज नॉट डाई नेचुरल डेथ। कभी भी कंपनी की जो है नेचुरल डेथ नहीं होती है। इट डज नॉट डाई नेचुरल डेथ। अब इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ बनाता है, कैरीज इट्स अफेयर्स अकॉर्डिंग टू लॉ। जो काम करती है वो भी कानून के अकॉर्डिंग ही करती है। अब जितनी भी कंपनीज आज के जमाने में एग्जिस्टेंस में हैं, जैसे कि आईटीसी, जैसे कि रिलायंस, जैसे कि इन्फोसिस, ये सारी कैसे ऑपरेट कर रही है भैया? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपनीज एक्ट से बाहर नहीं जा सकती, तो कैसे अपना काम चला रही, कैसे अपना बिजनेस कर रही है? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग थ्रू आउट इट लाइफ, एंड अल्टीमेटली इट इज इफेज्ड बाय लॉ। इफेज्ड मतलब बंद करना। इट इज इफेज्ड मतलब एंडेड। लिख लो यहां, इफेज्ड मतलब एंडेड, इफेज्ड बाय लॉ। तो कंपनी को बंद कैसे कर सकते हैं, कंपनी को एंड कैसे कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ। अब आगे मैडम, जनरली द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज टर्मिनेटेड बाय मींस ऑफ वाइंडिंग अप। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जनरली कंपनी को जो बंद करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप। आगे मैडम, आगे, however, to avoid winding up, sometimes companies adopt strategies like reorganization, reconstruction, amalgamation. वाइंडिंग अप, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं जाना चाहती है तो कोई दूसरा 2-3 मेथड अडॉप्ट कर सकती है, जैसे कि अमेलगमेशन, मर्जर, टेक ओवर, एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि वोडाफोन और आइडिया अगर बंद हो जाती ना तो बहुत नुकसान हो जाता। सोचो, 2 कंपनीज बंद हो रही है, इकोनॉमी को नुकसान हो जाता, जीडीपी कम होती और कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट जाता। बट क्या हुआ, अब क्योंकि वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गई तो उससे क्या हुआ, एक दिस इज अ बेटर वे। कंपनी को बंद करने से अच्छा है आप ये सब तरीका से क्या करो, दूसरा तरीका अपनाओ, जैसे कि अमेलगमेशन कर लो, मर्जर कर लो, टेक ओवर कर लो। ये सारे भी तरीके होते हैं एक कंपनी को बंद करने के। सो दिस वॉज अबाउट टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। आई होप ये वाला जो फीचर है कंपनी का वो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसको मैं इतनी डिटेल में क्यों पढ़ा रही हूँ? मेरे को मजा आ रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए, कंपनी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि 11वीं 12वीं तक तो अपन रट लेते हैं जो फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये वन टाइम है, अगर एक बार समझ जाओगे तो जिंदगी भर काम आएगा। ये बेसिक चीज है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस हो गया, ठीक है मैडम, हो गया। अंकुश पूछा मैम मर्जर और अमेलगमेशन में क्या डिफरेंस है? अंकुश, मर्जर और अमेलगमेशन में ना ऐसे थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है। आगे जाके आप अपने पार्ट ए का सिलेबस देखेंगे ना तो एक चैप्टर है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, तो उस वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि मर्जर अमेलगमेशन में डिफरेंस क्या होता है। और प्रोफेशनल में भी आपका एक सब्जेक्ट है सीआरआई करके, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करके, वहां भी आप लोग बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। ये अगर मैं डिफरेंस बताने लग जाऊंगी ना तो 1 घंटा इसी में निकल जाएगा, राइट? तो इसको जब हम लोग रेस्पेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे ना, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाला, वहां हम लोग आपका डाउट को बिल्कुल कवर कर लेंगे। वहां ये टॉपिक है इनफैक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड अमेलगमेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हुआ। उसके बाद कल की क्लास में हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पढ़ा था, सेपरेट प्रॉपर्टी का, जो ये बोलता है कि कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है, उसके मेंबर की नहीं है। अब मैं ये बोल सकती हूँ क्या मेरे पड़ोसी की गाड़ी मेरी है? नहीं भैया, वो मेरे पड़ोसी की गाड़ी है, मैं नहीं बोल सकती कि वो मेरी कार है। तो सिमिलरली कंपनी अलग इंसान है, मेंबर्स अलग इंसान है, तो जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी की ही है, मेंबर्स का उन प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात करते हैं, आपको पता है बहुत सारी जगह रिलायंस के शोरूम है, रिलायंस ट्रेंड्स के शोरूम है, रिलायंस डिजिटल के शोरूम है, अलग अलग रिलायंस के शोरूम है। तो वो जो शोरूम है वो प्रॉपर्टी है, वो किसकी है? वो क्या मुकेश भैया की है? नहीं नहीं, वो मुकेश भैया की नहीं है। मुकेश भैया डज नॉट हैव इंटरेस्ट ऑन दोज प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी किसकी है? वो प्रॉपर्टी रिलायंस इंडस्ट्रीज की है।
समझ में आया? तो कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, मेंबर्स की नहीं होती है, और मेंबर्स का कंपनी की प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि आप कंपनी की प्रॉपर्टी को अपने नाम पे इंश्योरेंस नहीं करा सकते। अब मेरी कार है, तो अपनी कार का इंश्योरेंस मैं ही करा सकती हूँ ना, मेरा पड़ोसी थोड़ी मेरी कार का इंश्योरेंस करा सकता है। सिमिलर वही वही बात है कि कंपनी की प्रॉपर्टी है तो कंपनी ही उसका इंश्योरेंस करा सकती है, आप अपने नाम पे कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं करा सकते। ये हमने पढ़ा था सेपरेट प्रॉपर्टी में। कैपेसिटी टू स्यू एंड बीइंग स्यूड बहुत ही इजी था कि कंपनी अपने नाम पे केस कर सकती है और कंपनी के अगेंस्ट भी केस हो सकता है, राइट। जैसे याद है अपन ने यहाँ पर एक केस पढ़ा था, कौन सा केस? न्यू हॉराइजन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वाला जो केस है इसमें प्लेंटिफ कौन है जो केस कर रहा है? न्यू हॉराइजन लिमिटेड। मतलब यहाँ किसी इंसान ने नहीं, कंपनी ने केस फाइल किया है, क्योंकि देखो प्लेंटिफ का नाम क्या है? न्यू हॉराइजन लिमिटेड, मतलब यहाँ कंपनी ने केस फाइल किया है। तो क्या कंपनी अपने नाम पे केस फाइल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, और कंपनी के नाम पे कोई थर्ड पर्सन भी केस फाइल कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या बोलता है? ये बोलता है कि शेयर्स जो होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। मतलब मान के चलो आज अंकुश ने रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया 2200 का, और कल के दिन रिलायंस का शेयर प्राइस 100 रुपए से बढ़ गया, तो उसने क्या किया? उसने सोचा मस्त प्रॉफिट बुक कर लेता हूं अपना, चलो बेच देता हूं। तो वो बेच सकता है क्या? बिल्कुल बेच सकता है। मतलब शेयर्स जो होते हैं वो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। बट हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है कि प्राइवेट कंपनी के केस में ये राइट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी एक प्रकार से घरेलू कंपनी होती है। जैसे मान के चलो हमारी एक प्राइवेट कंपनी है एडू मेंशन प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें बस 2 शेयर होल्डर हैं, मी एंड माय ब्रदर। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि कोई बाहर वाला थर्ड पर्सन आके हमारी एडू मेंशन कंपनी का शेयर होल्डर बने, राइट। सो इसीलिए प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है? थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट अदरवाइज शेयर्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम कोई चीज परचेज सेल करते हैं तो वो किसी ना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम जो शेयर्स ट्रांसफर करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? हमारे आर्टिकल के अकॉर्डिंग। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल में कंपनी के सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स लिखे होते हैं। तो हमें जब भी क्या करना रहता है? शेयर ट्रांसफर करना रहता है, तो आर्टिकल में जो रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसेस लिखा होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। बट अगर हमारे आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है, हमारा आर्टिकल चुप है, हमारा आर्टिकल साइलेंट है, हमारा आर्टिकल मनमोहन सिंह है, तो उस केस में हम टेबल एफ को फॉलो करते हैं। टेबल एफ क्या है? टेबल एफ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आर्टिकल का। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि इसको फॉलो कर लो, तो हम टेबल एफ को भी फॉलो कर सकते हैं। बट अगर हमने ये बोल के रखा है कि हम टेबल एफ को फॉलो नहीं करेंगे, इन दैट केस अगर हमने ये बोल दिया है कि हम टेबल एफ को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारे इंडिया में जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए लॉ होगा, हम उस कानून के अकॉर्डिंग शेयर्स को ट्रांसफर करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स, अच्छा एक बात और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को लेकर के, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को लेकर के एक सेक्शन है, सेक्शन 44। सेक्शन 44 क्या बोलता है? सेक्शन 44 ही बोलता है कि शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। आपने ये तो पढ़ लिया कि शेयर जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट वो लिखा कहां है? वो लिखा है सेक्शन 44 में। तो सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट provides that shares held by the members are movable property। movable property को highlight कर लो। shares are what? shares are movable property and it can be transferred from one person to another in the manner provided in article। कैसे ट्रांसफर करेंगे? आर्टिकल में जो प्रोसेस लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। बट अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है तो हम टेबल एफ फॉलो करेंगे। बट अगर टेबल एफ को भी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी जो इंडिया में जो भी ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफर करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आगे बढ़ते हैं मैडम, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फीचर ऑफ द कंपनी इज कॉमन सील। कॉमन सील। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मेरे को अपना साइन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं तो इंसान हूं, मैं तो साइन कर सकती हूँ, और मान के चलो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं तो मैं क्या अंगूठा छाप सकती हूँ अपना अंगूठा। लेकिन एक बात बताओ, कंपनी के तो हाथ ही नहीं होते हैं, कंपनी के तो पैर ही नहीं होते हैं, क्या कंपनी साइन कर सकती है? साइन भी नहीं कर सकती। अच्छा, कंपनी का तो अंगूठा भी नहीं हो सकता है, क्या कंपनी अंगूठा मार सकती है? नहीं।
तो फिर उस केस में क्या होता है पता है, कंपनी का वो ठप्पा होता है, ठप्पा बोलते हैं ना, जो ऐसे ब्लोइंग में डाल करके ऐसे ठप्पा लगाते हैं, दैट इज नोन एज कॉमन सील। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सील? कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी साइन नहीं कर सकती, कंपनी अंगूठा भी नहीं लगा सकती, तो कंपनी का क्या होता है, वो ठप्पा होता है जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स में लगाते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ कंपनी का ठप्पा लग गया। और इसीलिए वही कॉमन सील जो होता है वो कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूं। पहले पता है कॉमन सील कंपलसरी हुआ करता था। कंपलसरी मतलब कि अगर आपने कंपनी बनाई है तो आपका कॉमन सील होना चाहिए। कंपलसरी था, कंपनी बनाए हो कॉमन सील होना चाहिए। लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 आने के बाद एक चेंज आया और गवर्नमेंट ने क्या किया पता है, कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया। कहने का मतलब यह है कि अब कंपनीज को कॉमन सील रखना जरूरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल। आपकी मर्जी है, आपको अपना ठप्पा रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। नाउ एट प्रेजेंट इट इज नॉट मैंडेटरी। ये आपको केस लॉ में आ सकता है। कंपनी का केस कॉमन सील नहीं है, किसी ने कंपनी के अगेंस्ट केस कर दिया कि कंपनी का कॉमन सील होना चाहिए, कंपनी ने नॉन कंप्लायंस कर दिया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए नहीं नहीं, हमने पढ़ा है कंपनीज एक्ट, कॉमन सील जो है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आने के बाद ऑप्शनल हो चुका है और अब कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है। वो चाहे तो कॉमन सील रखे, वो चाहे तो कॉमन सील ना रखे। समझ में आया? तो अगर उस कंपनी का कोई कॉमन सील नहीं है, उसने कोई नॉन कंप्लायंस नहीं किया है। इतनी बात समझ में आई? यहां पर एक बात मैंने शॉर्ट में लिखी हुई है, बहुत ही स्वीट शब्दों में लिखी हुई है कि इट इज ऑप्शनल फॉर कंपनी टू हैव कॉमन सील। ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है क्लैरिफिकेशन के लिए, नॉट मैंडेटरी। भैया मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है मैडम, ये तो समझ में आ गई। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या कंपनी को अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स में ठप्पा लगाना जरूरी है? कंपनी का कोई छोटा से छोटा डॉक्यूमेंट बना, ठप्पा लगाना पड़ेगा क्या? कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया, एक छोटा सा अग्रीमेंट किया, ठप्पा लगाना पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। सिर्फ कुछ 2-3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जहां यह बोला गया है कि अगर आपका कॉमन सील है तो आपको लगाना जरूरी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपकी मर्जी है, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। लेकिन हम कुछ ऐसे 2-3 डॉक्यूमेंट्स बताते हैं जिनमें अगर आपका कॉमन सील है तो आपको लगाना पड़ेगा। So what I want to say is there are certain documents which requires कॉमन सील, और ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है इफ एनी मतलब अगर कंपनी का कॉमन सील है तो। समझ में आया? क्यों? क्योंकि कंपनी के पास ऑप्शनल है ना, कॉमन सील हो या ना हो, तो जरूरी नहीं है ना कि हर कंपनी के पास कॉमन सील हो ही। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कॉमन सील होना चाहिए। फर्स्ट इज शेयर सर्टिफिकेट। पहले के जमाने में फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे। जैसे अगर आप कोई कंपनी का शेयर परचेस कर रहे हैं तो आपको बदले में एक कागज का टुकड़ा मिलता था, कागज का टुकड़ा जिसमें लिखा रहता था कि मान के चलो आशीष ने क्या किया, कंपनी के 5 शेयर खरीद लिए, तो उसको कंपनी से क्या क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा कि आशीष इज द ओनर ऑफ दिस 5 शेयर्स ऑफ एडू मेंशन प्राइवेट लिमिटेड। समझ में आया? तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, जो आप शेयर खरीदने पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको हम बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट, जो बताता है कि हाँ यू आर द ओनर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो वो जो शेयर सर्टिफिकेट होते हैं उसमें कॉमन सील लगाना जरूरी होता है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी, अच्छा पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, ये मैंने अपनी सीएसएटी की क्लास में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली क्लास में भी पढ़ाया था। अगर आपने शिद्दत से सीएसएटी पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली क्लास मेरी देखी होगी, तो आपको पता होगा पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिकली होता है कि हम अपने कंपनी के डिसीजंस लेने का पावर आपको दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिकी को पावर दे दिया, रिकी मेरी कंपनी है एडू मेंशन प्राइवेट लिमिटेड, मैं आपको पावर देती हूं आप एडू मेंशन के बिहाफ में कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो जब हम कंपनी के डिसीजंस लेने का पावर किसी और को देते हैं, कंपनी के काम करने का पावर किसी और को देते हैं, तो हम उसको एक डॉक्यूमेंट बना के देते हैं जिसको बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी।
ठीक है, तो अगर आप कंपनी का पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहे हो तो वो भी कंपनी के ठप्पे के अंदर होना चाहिए। थर्ड इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 11वीं 12वीं का नॉलेज भूल नहीं जाना रे, 11 12th में पढ़े हैं ना अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल क्या होता है, मान के चलो मैं गई मोदी जी के पास, मोदी जी मान के चलो सीमेंट का बिजनेस करते हैं, मैंने मोदी जी को बोला मोदी जी 10 बोरी सीमेंट देना, और लेकिन ना मेरे पास पैसे नहीं है, आप ना मैं आपको 3 महीने के बाद ना पैसे दे दूंगी, तो मैं उधार में ले आई। मोदी जी ने बोला मैडम मेरे को आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप मेरे पैसे वापस करोगे कि नहीं करोगे, तो मोदी जी ने बोला बिल बना के दो लिखित में। मैंने बोला ठीक है मैडम, ठीक है मोदी जी बिल बना देते, तो मैंने बिल बना के दे दिया, उसमें लिख दिया कि मोदी जी आपके जो 10,000 रुपए है ना मैं वो 3 महीने के अंदर अंदर दे दूंगी। तो जब हम क्रेडिट में परचेज सेल करते हैं और जो हम पेमेंट के लिए रिटर्न में साइन करके देते हैं कि हम आपका पेमेंट कर देंगे, उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अगर आप कंपनी का कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो उसको भी कंपनी के ठप्पे के अंदर होना चाहिए। सो देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स व्हिच रिक्वायर्स कॉमन सील ऑफ द कंपनी एंड 2-3 एग्जांपल्स आर, one is श्योर सर्टिफिकेट, another is power of attorney and third is bills of exchange. Are we clear with this? अंकुश पूछा है, गुड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन। अंकुश पूछा है मैम अगर कंपनी का कॉमन सील नहीं होगा तो कंपनी की जगह क्या लगता है। देखो कंपनी की जगह क्या होता है, कंपनी में ना क्योंकि कंपनी साइन नहीं कर सकती तो कंपनी को जो लोग मैनेज करते हैं, और कंपनी को मैनेज कौन लोग करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स। तो कंपनी क्या करती है, डायरेक्टर्स को पावर दे देती है कि हमारे बिहाफ में आप साइन कर लो। अब क्या हुआ, मान के चलो रिलायंस तो साइन नहीं कर सकती और मान के चलो रिलायंस का ठप्पा भी नहीं है, तो रिलायंस क्या करेगी, मुकेश भैया को पावर दे देगी कि भैया आपका तो हाथ है, आपका तो अंगूठा भी है, मेरे बिहाफ में आप साइन कर लेना। तो जिस भी डायरेक्टर को, जिस भी ऑफिसर को पावर होता है ना, मतलब अथॉरिटी होती है कि आप साइन कर लो, तो वहां कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में वो डायरेक्टर्स, ऑथराइज्ड डायरेक्टर्स और ऑथराइज्ड ऑफिसर लोग साइन कर देते हैं। मैं आपको ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी, मेरे पास ऑफिस का पड़ा होगा, तो मैं आपको कल लाके दिखाऊंगी डॉक्यूमेंट में कि देखो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ में जो डायरेक्टर्स होते हैं ना वो लोग अपना साइन करते हैं। अंकुश आपका डाउट क्लियर हुआ? गुड क्वेश्चन, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज कंपनी अ सिटीजन? क्या कंपनी हमारे देश की नागरिक है? क्या रिलायंस हमारे देश की नागरिक है? क्या आईटीसी हमारे देश की नागरिक है? इज कंपनी अ सिटीजन? तो बहुत ज्यादा वाइडली डिस्कस्ड मैटर है ये, जिसपे बहुत चर्चाएं हुई हैं, और इस पे बहुत बार बहुत लोगों ने केस भी फाइल किया है कि नहीं ये लॉ चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एट प्रेजेंट नो, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, कंपनी इज नॉट द सिटीजन ऑफ द कंपनी, कंपनी सिटीजन नहीं है। अब आप बोलेंगे क्यों मैम, रीजन तो बताओ क्यों नहीं है। बताते हैं, रुको जरा सब्र करो। आपको ये बात पता होगी कि इंडिया में सिटीजनशिप से डील करते हैं 2 लेजिस्लेशन, वन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 2 जो कि सिटीजनशिप के बारे में बताता है, एंड अनदर इज द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये दोनों लेजिस्लेशन ऐसे हैं जो कंपनी के सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं, जो सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं, और दोनों में ही ये बोला गया है कि सिटीजनशिप सिर्फ उन्हीं को मिल सकती है जो नेचुरल पर्सन है। नेचुरल मतलब जीते जागते इंसान, हम और आप जैसे लोग जो चल फिर सकते हैं, खा सकते हैं। तो क्या कंपनी एक नेचुरल पर्सन है? नहीं, मतलब कंपनी सिटीजन नहीं है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि इंडिया में सिटीजनशिप को लेकर के 2 लॉ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप एक्ट, और दोनों में ही ये बोला गया है कि सिटीजन सिर्फ वही लोग होंगे जो नेचुरल पर्सन होंगे, और कंपनी तो नेचुरल पर्सन है ही नहीं, इसीलिए कंपनी सिटीजन नहीं मानी जा सकती। बट पता है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, और उस केस का नाम है एसटीसी वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। और इस केस में क्या हुआ था पता है, बहुत सारे लोग ना आर्ग्यू करने लग गए थे और ये बोले थे कि नहीं, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो तो सिटीजन होते हैं ना, और कंपनी क्या होती है, कंपनी अपने आप में कुछ होती ही नहीं है, कंपनी को तो सारे मेंबर्स लोग ही मिलके बनाते हैं, तो सारे मेंबर्स सिटीजन होते हैं ना, इसीलिए हम क्या कंपनी को भी सिटीजन मानेंगे। और ये केस गया था कोर्ट में, और फाइनली कोर्ट ने क्या बोला पता है, इस केस में हमारे एक जस्टिस हिदायतुल्लाह थे,
जस्टिस हिदायतुल्ला, और जस्टिस हिदायतुल्ला ने ये बोला कि अगर कंपनी के सारे मेंबर्स शादी करते हैं तो क्या कंपनी शादीशुदा कहलाएगी? नहीं ना। अगर कंपनी के मेंबर शादी करते हैं तो कंपनी शादीशुदा नहीं कहलाएगी। इसीलिए अगर कंपनी के सारे मेंबर सिटीजन हैं तो उससे कंपनी सिटीजन नहीं बन जाएगी। एंड द फाइनल कंक्लूजन इज कि कंपनी इज नॉट द सिटीजन। आर वी क्लियर विद दिस? तो अगर आपको सिटीजनशिप के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको ये दोनों का भी रेफरेंस देना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का, सिटीजनशिप एक्ट का, एंड साथ ही साथ इस केस का भी रेफरेंस देना पड़ेगा जिसका नाम है एसटीसी वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। ठीक है, यस अंकुश, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा ही हुआ है, साथ ही साथ सिटीजनशिप एक्ट में भी ये बात लिखी हुई है, दोनों जगह लिखी हुई है, दोनों जगह लिखी हुई है कि सिर्फ नेचुरल पर्सन ही सिटीजन बन सकता है। सो कंपनी इज नॉट द सिटीजन। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बड़ा क्वेश्चन, अगला बड़ा क्वेश्चन, क्या कंपनी का नेशनैलिटी होता है? क्या कंपनी का रेसिडेंस होता है? क्या कंपनी का डोमिसाइल होता है? अब आप लोग पूछेंगे मैम इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? नेशनैलिटी, रेसिडेंस और डोमिसाइल के बीच में डिफरेंस क्या है? चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम नेशनैलिटी की बात करें तो नॉर्मली कंपनी जहां रजिस्टर्ड होती है उस नेशनल की वो बन जाती है। जैसे हम इंडिया में जन्मे हैं तो वी आर इंडियन नेशनल। तो सिमिलरली एक कंपनी अगर इंडिया में जन्म ली है, कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट लेना मतलब जन्म लेना, इनकॉर्पोरेट या कंपनी अगर रजिस्टर इंडियन लॉ के हिसाब से हुई है, हमारे कंपनीज एक्ट के हिसाब से हुई है, इंडियन लॉ के हिसाब से हुई है, देन इट इज इंडियन नेशनल। नेशनैलिटी इज रिलेटेड टू बर्थ। तो अगर कंपनी इंडिया में जन्मी है, कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, विच मींस इट हैज इंडियन नेशनल। तो क्या कंपनी का नेशनैलिटी होता है? बिल्कुल होता है। कंपनी का नेशनैलिटी होता है जिस कंट्री में वो रजिस्टर होती है। तो अगर इंडिया में रजिस्टर हुई है तो उसकी नेशनैलिटी इंडिया होगी। ये तो एकदम क्लियर बात है मैम। अब बात करते हैं रेसिडेंस और डोमिसाइल की। रेसिडेंस और डोमिसाइल, तो मैम ये रेसिडेंस और डोमिसाइल में अंतर क्या होता है? दोनों ही रेसिडेंस मतलब आप कहाँ के निवासी हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, और रेसिडेंस और डोमिसाइल दोनों ही इस बात से डील करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं। तो एक कंपनी कहाँ रह रही है वो उसका होगा रेसिडेंस और डोमिसाइल। अब आप बोलेंगे मैम दोनों तो सेम साउंड कर रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि रेसिडेंस एक प्रकार से टेम्पररी होता है। टेम्पररी मतलब एट प्रेजेंट आप कहां रह रहे हैं, और डोमिसाइल जो होता है वो एक प्रकार से परमानेंट रेसिडेंस की बात करता है, परमानेंट रेसिडेंस की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अंकुश सीएस बन गया और उसको मान के चलो यूएस से बहुत अच्छा जॉब ऑफर आ गया, तो अंकुश ने बोला चलो 1-2 साल यूएस जॉब करके आ जाते हैं, अच्छा वहां का एक्सपोजर मिल जाएगा, मस्त एकदम अच्छा खासा हो जाएगा, और आगे जाके प्लान बना तो शिफ्ट भी हो जाएंगे। फिलहाल के लिए 1-2 साल जॉब करके आ जाते हैं यूएस में। तो अंकुश चला गया यूएस में जॉब करने और वहां रहने लगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं अंकुश का रेसिडेंस कहां होगा? जहां वो एट प्रेजेंट रह रहा है। वो एट प्रेजेंट कहां रह रहा है? एट प्रेजेंट यूएस में रह रहा है। सो अंकुश का रेसिडेंस इज यूएस। बट अगर मैं आपसे पूछूं अंकुश का डोमिसाइल कहां है, क्या अंकुश अपना घर बार गाड़ी घोड़ा सब कुछ लेके परमानेंट यूएस शिफ्ट हो गया, कभी वो इंडिया वापस आएगा ही नहीं? नहीं। उसका परमानेंट होम कहां है? उसका परमानेंट होम है इंडिया में। इसीलिए ये बोला जाएगा कि अंकुश का डोमिसाइल कहां है? इंडिया में। सो ये डिफरेंस होता है रेसिडेंस और डोमिसाइल में। बेसिकली दोनों एक ही जैसे होते हैं, बट रेसिडेंस मोर और लेस टॉक अबाउट योर प्रेजेंट रेसिडेंस। आप प्रेजेंटली कहां रह रहे हैं, आप प्रेजेंट कहां के निवासी हैं। डोमिसाइल टॉक्स अबाउट परमानेंट रेसिडेंस, कि आप फ्यूचर में कहां रहना चाहते हैं, आपका परमानेंट होम कौन सा है, दैट इज योर डोमिसाइल। तो अगर एक डोमिसाइल की बात करें कि कंपनी का क्या डोमिसाइल होता है, द आंसर इज यस, कंपनी का डोमिसाइल होता है। और डोमिसाइल कहां का होता है? जहां कंपनी जन्मी है। जहां कंपनी जन्मी है, कंपनी जन्म जहां ली है, कंपनी मरेगी भी वहीं। तो इसीलिए कंपनी का जो जन्म वाला जगह होता है वही उसका बन जाता है डोमिसाइल, मतलब परमानेंट रेसिडेंट। तो अगर कंपनी इंडिया में जन्मी है तो आईटीसी, रिलायंस, इंफोसिस, ये सारी कंपनी इंडिया में जन्मी है, देन इन सारी कंपनीज का डोमिसाइल क्या है? इंडिया है। तो डोमिसाइल भी सेम है, प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन या प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कंपनी जहां रजिस्टर हुई है, कंपनी जहां जन्मी है।
अब बात करते हैं रेसिडेंस की। तो रेसिडेंस टॉक्स अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द कंपनी, कि प्रेजेंटली कंपनी कहां रह रही है, और हम ये कैसे देखेंगे कि कंपनी एट प्रेजेंट कहां रह रही है। तो इस केस में हम प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो देखते ही हैं, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। इस केस में हम ये देखते हैं कि कंपनी अपना मैनेजमेंट कहां से कर रही है, कंपनी अपने मेजर डिसीजंस कहां से ले रही है, कंपनी को चलाया कहां से जा रहा है। अब मान के चलो एक कंपनी है, उसके सारे डायरेक्टर्स यूएस भाग गए और सारे डायरेक्टर्स कंपनी को यूएस से चला रहे हैं, यूएस में ही कंपनी की मीटिंग कर रहे हैं, यूएस में ही सारे पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कंपनी का रेसिडेंस यूएस में है। तो रेसिडेंस के लिए हम दो तीन चीजें देखते हैं, वन इज प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कंपनी कंट्रोल कहां से हो रही है, कंपनी मैनेज कहां से हो रही है, कंपनी की मीटिंग्स कहां हो रही है। तो रेसिडेंस डिसाइड करने के लिए हम क्या क्या फैक्टर्स देखते हैं, हम देखते हैं कि कंपनी का मीटिंग कहां हो रहा है, कंपनी अपने पावर्स कहां से एक्सरसाइज कर रही है। अगर मैं हिंदी में एकदम आसान भाषा में बोलूं तो मैं आप लोगों के समझने के लिए यहां हिंदी में भी लिख रखी हूं कि जहां कंपनी का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होता है, जहां से मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, वो होता है कंपनी का रेसिडेंस। एकदम इजी लैंग्वेज में समझने के लिए, तो इस छोटे से चार्ट को देख के आप इजीली समझ जाएंगे क्या कंपनी का रेसिडेंस, डोमिसाइल, नेशनैलिटी होती है। द आंसर इज यस, होती है। तो नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन और प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे। बट रेसिडेंस डिटरमाइन करने के लिए दो तीन फैक्टर्स होते हैं, विच इज प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्लेस ऑफ मीटिंग, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ये समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? आर वी क्लियर विद दिस? इसको एक बार बुक से रीडिंग ले लेते हैं। कहां गया? ये रहा, पेज नंबर 9 ऑफ द बुक में आ जाओ, पेज नंबर 9 ऑफ द बुक में आ जाओ, पेज नंबर 9 ऑफ माय बुक। इसमें मैंने लिखा है कि सिटीजन क्या होता है। हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, अब हम बुक से रीड लेंगे ताकि हमें ये समझ में आए कि हमें एग्जाम में अपने आंसर को प्रेजेंट किस तरह से करना है, लैंग्वेज किस तरह से फॉर्म करना है। चलिए फटफट से रीड ले लेते हैं कि क्या कंपनी सिटीजन है। तो यहां पर लिखा हुआ है Although a company is a legal person, भले ही कंपनी लीगल पर्सन है लेकिन वो सिटीजन नहीं है। नॉट अ सिटीजन को हाईलाइट कर लो, नॉट अ सिटीजन को हाईलाइट कर लो। अंडर टू एक्ट, वन इज इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड अनदर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसका एक केस लॉ है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, और केस का नाम है एसटीसी वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। इस केस में क्या हुआ था, एक कंपनी थी एसटीसी, स्टेट ट्रेडिंग कंपनी। इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि जो कंपनी है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, भले ही वो लीगल पर्सन है लेकिन वो सिटीजन नहीं है, और इसीलिए वो सिटीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है। उसको वो एक्ट कैसे करती है, नेचुरल पर्सन के थ्रू। मतलब कंपनी के काम करने के लिए हम नेचुरल पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं, जैसे मैनेजर्स, डायरेक्टर्स। कंपनी अपने आप में नेचुरल पर्सन नहीं है। आर वी क्लियर विद दिस? अब देखो कुछ लोग मंदबुद्धि थे, मंदबुद्धि नहीं थे, होशियार लोग थे। कुछ लोग बोलने लगे कि मैम हम ना, कुछ लोग बोलने लगे कोर्ट को कि कोर्ट हम ना सिटीजन्स, हम ना कंपनी को सिटीजन मानेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी के मेंबर सिटीजन है तो कंपनी भी ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाएगी, हम दोनों को सेम ट्रीट करेंगे। और इसको बोला जाता है कॉर्पोरेट विल इज पियर्स, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। खैर ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ क्या है, वन ऑफ द कंटेंशंस पुट फोर्थ ऑन बिहाफ ऑफ एसटीसी वाज दैट, जब ये केस चल रहा था ना एसटीसी वाला, तो लोग ये बोलने लगे कि नहीं हम तो कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करेंगे, एंड हम जो पर्सन है क्योंकि वो सिटीजन है तो हम कॉर्पोरेशन कंपनी को भी सिटीजन मानेंगे। बट ये बोला गया कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप एक्ट में सिटीजनशिप जो है वो सिर्फ नेचुरल पर्सन को दी गई है, कोई दूसरे पर्सन को नहीं दी गई है, इसीलिए हम कंपनी को सिटीजन नहीं मानेंगे। अब
यहाँ पर देखो जस्टिस हिदायतुल्लाह के वर्ड में क्या लिखा है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला जस्टिस हिदायतुल्लाह ने क्या बोला कि अगर मेंबर शादी करते हैं तो कंपनी को शादीशुदा नहीं बोलेंगे, इसीलिए अगर मेंबर सिटीजन है तो कंपनी सिटीजन नहीं बन जाएगी। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि इफ ऑल ऑफ देम मतलब मेंबर्स आर सिटीजन, द कंपनी डज नॉट बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया any more than if all are married the company would not be a married person। ठीक है, ये वही वाली बात हो गई कि अगर सब शादी करते हैं तो उससे कंपनी शादीशुदा नहीं कहलाएगी। अब उसी को थोड़ा सा आगे एक बात बोली गई है कि आपने याद होगा आपको CSET में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब आपने बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे। फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे और आपने उस समय ये भी पढ़ा होगा कि कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट सारे ही पर्सन को अवेलेबल होते हैं। तो अब एक बात बताओ, कंपनी क्योंकि सिटीजन नहीं है क्या उसको सारे फंडामेंटल राइट मिलेंगे? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। देखो कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं और कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो कि एनी पर्सन को मिलते हैं और एनी पर्सन में सब आ जाते हैं, लीगल पर्सन भी आ जाते हैं या फिर आर्टिफिशियल पर्सन भी आ जाते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं एक कंपनी की बात करूं तो वो सिटीजन तो है नहीं, तो वो ऐसे फंडामेंटल राइट का बेनिफिट नहीं उठा सकती जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है। लेकिन कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन होती है इसलिए वो ऐसे फंडामेंटल राइट का बेनिफिट उठा सकती है जो कि एनी पर्सन को अवेलेबल है, जैसे कि आर्टिकल 14। अगर मैं आर्टिकल 14 की बात करूं विच इज राइट टू इक्वालिटी, अगर मैं आर्टिकल 14 की बात करूं जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आप लोग याद करो वहां लिखा हुआ था कि आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन। तो क्या आर्टिकल 14 कंपनी को अवेलेबल होगा? द आंसर इज यस, होगा, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन तो है ना। बट अगर मैं बात करूं आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 19 विच टॉक्स अबाउट फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, और वहां लिखा था कि आर्टिकल 19 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है और किसी को नहीं। तो क्योंकि कंपनी जो है वो सिटीजन तो है नहीं तो उसको ये वाले फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। अब देखो बुक में क्या लिखा है, वही बात यहां पर इस पैराग्राफ में लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट फर्दर स्टेटेड दैट अ कंपनी इज अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, एक लीगल पर्सन तो है ना, एंड देयरफॉर इट कैन क्लेम प्रोटेक्शन ऑफ such fundamental rights, those fundamental rights as guaranteed to all person, ऐसे fundamental right जो सारे ही person को guaranteed है whether citizen or not। for example right to equality article 14 ये कंपनी को मिलेगा, लेकिन आगे ये इसको एक पैराग्राफ कर लो, ऐसा मार्किंग कर लो। अब सेंटेंस नंबर 2, अ कंपनी cannot claim protection to such fundamental right as are guaranteed to citizen only, लेकिन ऐसे फंडामेंटल राइट जो सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं वो वाले फंडामेंटल राइट कंपनी को अवेलेबल नहीं होंगे। एग्जांपल दे दो मैडम। फॉर एग्जांपल इंस्टेंस मतलब एग्जांपल, यहां जो लिखा है ना फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। जस्ट अ सेकेंड। ओके ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक छोटा सा पैराग्राफ, एक छोटी सी लाइन, और वो छोटी सी लाइन ये है कि हाउएवर वेयर द शेयर होल्डर राइट्स आर इक्वली अफेक्टेड, if the company is affected then claim of protection of all such right which are guaranteed to citizen through shareholders or directors of the company। अब देखो एक केस हुआ था और उस केस का नाम है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था मैं आपको बता रही हूं कि अगर मान के चलो कंपनी का राइट टू फ्रीडम इफेक्ट हो रहा है, बट राइट टू फ्रीडम तो
कंपनी को अवेलेबल है ही नहीं, तो कंपनी को ये बेनिफिट राइट टू फ्रीडम का नहीं मिलेगा। बट मान के चलो अगर कंपनी के साथ साथ कंपनी के मेंबर्स और डायरेक्टर्स का भी, अगर कंपनी के साथ साथ कंपनी के मेंबर्स और डायरेक्टर्स का भी राइट टू फ्रीडम इफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में हमें आर्टिकल 19 का बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां हम ये मानेंगे कि कंपनी को नहीं मिल रहा है राइट, ठीक है, लेकिन मेंबर्स और डायरेक्टर्स तो नेचुरल पर्सन हैं, मेंबर्स और डायरेक्टर्स तो सिटीजन हैं, तो उन लोगों को तो आर्टिकल 19 का बेनिफिट मिलेगा ना। इसीलिए अगर कंपनी के वजह से मेंबर्स और डायरेक्टर्स का आर्टिकल 19 इफेक्ट होता है या ऐसा फंडामेंटल राइट इफेक्ट होता है जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, तो वो हम क्लेम कर सकते हैं थ्रू आवर मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। क्यों? क्योंकि वो लोग सिटीजन हैं, मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स आर सिटीजन, एंड उन लोग को उन सारे आर्टिकल्स का बेनिफिट मिलेगा जो सारे सिटीजन्स को अवेलेबल होता है। ये एक छोटी सी बात थी हमारे किसकी, इस कंपनी सिटीजन, इस टॉपिक की। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज, क्या कंपनी का नेशनैलिटी रेसिडेंस होता है। अच्छा यहाँ एक और चीज लिखना, एंड डोमिसाइल भी लिख लेना, एंड डोमिसाइल। तो क्या कंपनी का नेशनैलिटी, डोमिसाइल एंड रेसिडेंस होता है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि अगर डोमिसाइल और नेशनैलिटी की बात करें तो ये कहां का होता है, जहां कंपनी ने जन्म लिया है, मतलब प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर एक कंपनी होगी, कंपनी को नॉर्मली लिमिटेड कंपनी बोला जाता है, तो अगर एक कंपनी होगी तो उसका डोमिसाइल भी होता है, और उसका जो डोमिसाइल होता है वो होता है उसका प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड दैट डोमिसाइल clinges throughout its existence। domicile clinges throughout its existence। इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब ये है कि डोमिसाइल नहीं बदलता है, डोमिसाइल बार बार नहीं बदलता है। मान के चलो अभी मैं इंडिया में रह रही हूं तो मेरा रेसिडेंस इंडिया है, बट मैं यूएस में चली गई तो मेरा रेसिडेंस यूएस हो जाएगा। तो रेसिडेंस टेम्पररी होता है, वो बार बार बदलता रहता है, आप जहां रहोगे वहां का हो जाता है, बट डोमिसाइल परमानेंट नेचर का होता है, परमानेंट नेचर का। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, मतलब डोमिसाइल एक बार हो गया, आप जहां रजिस्टर हो गए वो हो गया आपका डोमिसाइल, वो बार बार बदलता नहीं है, वो चेंज नहीं होता है, इसका कहने का मतलब ये है। बट अगर हम रेसिडेंस की बात करें तो रेसिडेंस डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। तो यहां पर देखो, यहां क्या लिखा है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी रिसाइड्स, एक कंपनी रिसाइड कहां करती है, वेयर इट्स प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज। लेकिन हम सिर्फ प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं देखते, हम दो तीन चीज देखते हैं। पहला प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा मीटिंग्स कहां हो रही है, वेयर द मीटिंग्स ऑफ द होल कंपनी इज डन, और वेयर इट इज, or those who represent it are held, and where its governing body meets। उसको गवर्न कहां से किया जा रहा है, उसकी मीटिंग कहां हो रही है, गवर्निंग बॉडी मिल कहां रही है, कहां मीटिंग करके वो लोग कहां डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये वही बात लिखी हुई है, कहां वो लोग अपने पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके ऊपर डिसाइड करेंगे हम लोग उसका रेसिडेंस। तो ये बात बुक से देखो, बुक से सिर्फ लैंग्वेज पढ़ने के लिए देखना, बाकी आप लोग इसको मेरे हैंड रिटन नोट से कवर करना। ये छोटा सा चार्ट देख लोगे तो आपका तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सिटीजन का, नेशनैलिटी का, रेसिडेंस का और डोमिसाइल का। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस। ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा पैराग्राफ रह गया, इस पैराग्राफ का क्या मतलब है मैं आपको बता रही हूँ। हम रेसिडेंस डिटरमाइन ही क्यों कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे कंपनी का रेसिडेंस डिटरमाइन करने में। क्यों? क्योंकि रेसिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप लोग टैक्स की क्लास लेंगे ना, टैक्स की क्लास जब आप लोग लेंगे, आप लोग टैक्स की क्लास चालू करेंगे तो वहां आप लोग पढ़ेंगे कि एक कंपनी का इनकम टैक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं। अगर वो कंपनी हमारी इंडियन रेसिडेंट होती है तो उसका टैक्स कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है, और अगर वो कंपनी हमारी इंडियन रेसिडेंट नहीं होती है, फॉरेन रेसिडेंट होती है, तो उस केस में उसका टैक्स का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है।
टैक्स तो सिर्फ एक एग्जांपल है, बहुत सारे फैक्टर्स बेस्ड होते हैं क्या कंपनी हमारी रेसिडेंट है कि नहीं है इस बेसिस पे। इसीलिए रेसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ वही बात हमने देख रहे हैं कि रेसिडेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। व्हाई रेसिडेंस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई रेसिडेंस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर बिटवीन कंपनी एंड गवर्निंग लीगल सिस्टम। गवर्निंग एंड लीगल सिस्टम मतलब एक कंपनी जहां की रेसिडेंस होंगे ना, वहां का लीगल सिस्टम, वहां का कानून उसको एप्लीकेबल होता है। तो इसीलिए कंपनी और लीगल सिस्टम डिटरमाइन करने के लिए हमें रेसिडेंस निकालना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि मान के चलो अगर कंपनी इंडियन रेसिडेंस होगी तो हम उसके ऊपर इंडिया के लॉ अप्लाई करेंगे, अगर वो फॉरेन रेसिडेंस होगी तो उसके पास फॉरेन के ऊपर लॉ अप्लाई होंगे। इसीलिए और एक और रीजन होता है टैक्स का, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट मतलब on the basis of residence, it is on the basis of residence, it is on the basis of residence the liability to pay income tax is determined। अगर आप रेसिडेंट होंगे तो आपका टैक्स अलग तरीके से निकलेगा, अगर आप नॉन रेसिडेंट होंगे तो आपका टैक्स अलग तरीके से निकलेगा। Though the place of incorporation is considered the primary evidence, it is by no means the conclusive test। उसी बात को रिपीट कर दिया यहाँ कि भले ही प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो हम देखते हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं देखते हैं, बाकी चीजें भी देखते हैं कि मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, मीटिंग कहाँ हो रही है, कंट्रोल कहाँ हो रहा है रेसिडेंस डिसाइड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर वही बात इस लास्ट वाली लाइन को काट दो। ये हो गया हमारा हैज कंपनी अ नेशनैलिटी, डोमिसाइल एंड रेसिडेंस। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। राइट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा वेट, ऊपर कुछ छूटा था। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी बहुत ही इजी था, ये आप लोग एक बार रीड ले लेना, इसको मैं समझा चुकी हूँ बहुत ही डिटेल तरीके से शॉर्ट नोट से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी हमारा हो गया है सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है। सेपरेट प्रॉपर्टी वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स हो गया है। कैपेसिटी टू स्यू, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, कॉमन सील भी हमारा हो गया है। उसके बाद हमारा एक दो बचा था क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज। जस्ट एक दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बचे हैं छोटे छोटे, उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा नेक्स्ट जो 9th कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का, वो है लिमिटेशन of action। this is what, this is characteristics of company and what do you mean by limitation of action। limitation of action का क्या मतलब होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ, इसको हम लोग चार्ट के साथ समझेंगे। देखिए होता क्या है कि मान के चलो मैंने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम है एडू मेंशन प्राइवेट लिमिटेड, EMPL। ठीक है, मैंने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम है EMPL। तो आपको मैं एक बात बता रही हूं, जब हम कोई कंपनी बनाते हैं ना तो हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है MOA, और उस डॉक्यूमेंट में हमें अपना ऑब्जेक्ट लिखना रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मतलब कि आप धंधा क्या करेंगे, आप बिजनेस किस चीज का करेंगे, आप क्या करेंगे कंपनी बना के। तो मान के चलो जब मैं कंपनी बना रही थी एडू मेंशन प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने गवर्नमेंट को बताया गवर्नमेंट हम ना एजुकेशन का बिजनेस करेंगे, हम एजुकेशन का बिजनेस करेगा, हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहां मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब आपको मैं एक बात बताऊं, अब मैं, क्योंकि मैंने अपना ऑब्जेक्ट एजुकेशन का रखा है, मैं सिर्फ एजुकेशन का ही काम कर सकती हूं। अब मैं एडू मेंशन कंपनी बना के रेस्टोरेंट का काम नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मेरे को वो काम करने की पावर नहीं है। हम सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो काम करने की पावर हमारे मेमोरेंडम में दी हुई है। तो अगर हमारे मेमोरेंडम में हमने बता दिया कि हम एजुकेशन का धंधा करेंगे, हम एजुकेशन का बिजनेस करेंगे,
हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो हम वही काम कर सकते हैं, हम उसके बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते। मतलब क्या हो गया, हमारा कंपनी का जो एक्शन है वो लिमिटेड हो जाता है। लिमिटेड मतलब हम अपने मेमोरेंडम की बाउंड्रीज के अंदर ही रह के काम कर सकते हैं, अपने मेमोरेंडम के पावर को एक्सीड नहीं कर सकते हैं। मेरे मेमोरेंडम में जो काम करने की पावर है मैं सिर्फ उतने ही काम कर सकती हूं, उस पावर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती, अपने मेमोरेंडम का, अपने एमओए का उल्लंघन नहीं कर सकती। मेरे मेमोरेंडम में जो काम करने की परमिशन नहीं है वो मैं नहीं कर सकती। मैं जो भी काम करूंगी, एड्यू मेंशन प्राइवेट लिमिटेड जो भी काम करेगी उसको मेमोरेंडम एमओए के दायरे के अंदर रह के करना है। और इसी फीचर को बोला जाता है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। लिमिटेशन ऑफ एक्शन मतलब कंपनी के एक्शन जो है, इसका मतलब है कि कंपनी के जो एक्शन है वो लिमिटेड हो जाते हैं। कहां तक? मेमोरेंडम की बाउंड्रीज तक। हम मेमोरेंडम की बाउंड्रीज के बाहर नहीं जा सकते, हमारा एक्शन लिमिट हो जाता है। अब आप बोलोगे क्या मैं कभी रेस्टोरेंट का काम कर ही नहीं सकती? कर सकती हूं, लेकिन उसके लिए मुझे मेमोरेंडम में पावर देनी पड़ेगी, अपना मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट मैं ना एजुकेशन के साथ साथ ना फूड सर्विस का भी बिजनेस करना चाहती हूँ, फूड सर्विस का भी बिजनेस चाहती हूँ एजुकेशन के साथ। अब जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी और मेरे को पावर मिल जाएगा, अब मेरे मेमोरेंडम ने दोनों चीज का पावर दे दिया, एजुकेशन का भी फूड सर्विस का भी। अब मैं रेस्टोरेंट का बिजनेस कर सकती हूँ, कैंटीन चलाना चाहती हूँ चला सकती हूँ। तो कहने का मतलब ये है एक कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जिस काम करने की पावर उसको उसके मेमोरेंडम में दी हुई है। अपने मेमोरेंडम के बाहर जाके कोई काम कंपनी नहीं कर सकती। और इसी फीचर ऑफ द कंपनी को बोला जाता है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। एक बार फटफट से रीड ले लेते हैं, यहां लिखा क्या हुआ है। यहां लिखा हुआ है अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर ऑफ चार्टर। अच्छा, चार्टर एक दूसरा नाम है। जैसे आप लोग का दो नाम होता है ना, जैसे मान के चलो अंकुश का घर का नाम बिट्टू है, तो इंसान एक ही है, नाम दो, अंकुश और बिट्टू। तो वैसे ही यहां मेमोरेंडम का दूसरा नाम है चार्टर। हमारा जो एमओए है ना, उसको मेमोरेंडम बोल लो, एमओए बोल लो, चार्टर बोल लो, एक ही बात है, एक ही बात है। और हम अपने मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं जा सकते, बियॉन्ड नहीं जा सकते मतलब बाहर नहीं जा सकते। हम सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो काम करने की पावर हमारा मेमोरेंडम हमको देता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है मैडम, अब आगे देखते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी रेगुलेट्स द पावर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंपनी का पावर कौन डिसाइड करता है? कंपनी का मेमोरेंडम। कंपनी का ऑब्जेक्ट कौन फिक्स करता है? कंपनी का मेमोरेंडम। तो आप, अगर मैं कंपनी बना रही हूं एडू मेंशन प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट मतलब बिजनेस क्या रहेगा? हम कंपनी बना के क्या चीज का बिजनेस करेंगे? तो वो बिजनेस हम कहां लिखते हैं? मेमोरेंडम में। कंपनी का पावर क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये सारी बातें लिखी होती है मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम का दूसरा नाम है चार्टर। ठीक है, धीरे धीरे मैं इसलिए बता रही हूँ रिपीट कर करके, ताकि क्लास के साथ साथ ही सारे कंसेप्ट आपके दिल दिमाग सब जगह बैठ जाए, और जब आप सेल्फ स्टडी करें तो आपकी मेहनत हो जाए आधी, क्योंकि आधा से ज्यादा काम आपका क्लास में ही हो जाएगा, तो आपकी सेल्फ स्टडी के टाइम मेहनत हो जाएगी एकदम आधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Object of the company and provides the edifice upon which the entire structure of the company rests। कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपनी काम क्या करेगी, ये सारी बातें कहां लिखी होती है? मेमोरेंडम में। एंड द एक्शन and objects of the company are what limited within the scope of memorandum। हमारा जो कंपनी का एक्शन होता है ना, वो मेमोरेंडम के स्कोप के अंदर लिमिटेड होता है। ये वाली लाइन को आप हाईलाइट कर सकते हैं, दैट इट इज लिमिटेड विद इन द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के दायरे के अंदर ही रह के हमें काम करना रहता है। चलिए, आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट फीचर ऑफ द कंपनी सेपरेट मैनेजमेंट। ये तो एकदम लड्डू है, ये तो एकदम लड्डू है। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। मान के चलो कि रिकी की एक दुकान है। रिकी की क्या है? रिकी की, मान के चलो कि रिकी की क्या है? एक ग्रोसरी स्टोर है। मस्त रिकी ने क्या किया? पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक दुकान खोल दी, बड़ी सी ग्रोसरी स्टोर, सारा कुछ मिलता है उसमें, अच्छा राशन पानी सब।
रिकी ने ग्रोसरी स्टोर खोल ली, लेकिन रिकी बहुत बिजी रहता था, उसको पढ़ाई भी करनी रहती थी, सब सब कुछ करनी रहती थी, तो वो उस कंपनी को, दुकान को देख नहीं पाता था, वो बैठ नहीं पाता था दुकान में। तो उसने क्या किया, 2-3 स्टाफ अपॉइंट कर दिए, 2-3 स्टाफ अपॉइंट कर दिए। एक का नाम है रमेश और एक का नाम है सुरेश। तो मान के चलो उसने रमेश सुरेश को अपॉइंट कर दिया। रमेश सुरेश, भाई तू यहाँ मेरी दुकान संभालना, मेरी कोई भी कस्टमर आएगा ना उसको अच्छे से बेचना, सब चीज दुकान का देख रेख करना, और दिन के आखिरी में मेरे को बता देना कि क्या क्या हुआ, कितने की बिक्री हुई, क्या हुआ, सब कुछ। अब आप एक बात बताओ, कंपनी में पैसा किसने लगाया, कंपनी में इन्वेस्टमेंट किसने किया, रिकी ने। बिजनेस किसका है, ओनर कौन है, ओनर कौन है, रिकी। लेकिन क्या रिकी मैनेजमेंट कर रहा है, नहीं, उसने मैनेजमेंट करने के लिए 2 स्टाफ को अपॉइंट किया है। यही सिमिलर कंसेप्ट होता है कंपनी का। अब इसी सेम एग्जांपल को हम कंपनी के साथ समझते हैं। क्या समझते हैं हम कंपनी के साथ, कि मान के चलो रिकी ने एक बड़ी सी कंपनी खोल दी, ठीक है, रिकी ग्रोसरी प्राइवेट लिमिटेड, रिकी ग्रोसरी प्राइवेट लिमिटेड नाम से उसने एक कंपनी खोल दी। अब उसने पैसा लगा दिया, तो हु इज द ओनर, ओनर इज रिकी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ओनर्स हैं वो खुद ही मैनेज करे। तो क्या होता है, जो ओनर्स लोग होते हैं ना कंपनी के, वो लोगों को जैसे चिंटू बिंटू लोगों को अपॉइंट कर देता है, 2-3 लोगों को कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी का डे टू डे काम करने के लिए, कंपनी का डे टू डे अफेयर्स मैनेज करने के लिए। और इन चिंटू बिंटू पर्संस लोगों को बोला जाता है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इतनी बात समझ में आई। तो कंपनी में क्या होता है ना, ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है। जो कंपनी को ओन करता है, यानी जो कंपनी में पैसा लगाता है, जो कंपनी के शेयर कैपिटल में पैसा लगाता है, उसको बोलते हैं ओनर, या फिर उनका एक और नाम होता है, और उनका एक और नाम होता है शेयर होल्डर। उनको बोला जाता है ओनर या फिर शेयर होल्डर। लेकिन जो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं, जो लोग कंपनी को चलाते हैं, जो लोग कंपनी का डे टू डे अफेयर्स मैनेज करते हैं, उनको बोला जाता है डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसीलिए क्या हुआ, ओनरशिप अलग हुआ, मैनेजमेंट अलग हुआ। इसीलिए कंपनी के केस में यह बोला जाता है कि कंपनी के केस में देयर इज सेपरेट मैनेजमेंट। सेपरेट मैनेजमेंट मतलब ओनरशिप अलग होती है। ओनरशिप इज, इसको लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में, यहां क्या लिख सकते हो, ओनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। ओनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट, ऐसा आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। सेपरेट मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, सेपरेट मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि ओनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। चलिए फटफट से रीड ले लेते हैं, यहां लिखा क्या है। यहां लिखा है, एज ऑलरेडी नोटेड दैट the members may derive profit without being burdened with the management of the company। मैनेजमेंट मेंबर्स नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉफिट किसको मिलता है, मेंबर्स को ही अल्टीमेटली। क्यों, क्योंकि पैसा किसने लगाया है, मेंबर्स ने। अब ग्रोसरी स्टोर किसकी है, रिकी की। तो जो प्रॉफिट होगा, जो पैसा आएगा, जो प्रॉफिट कमाएगा, वो किसका होगा, वो रिकी का होगा, रमेश सुरेश का नहीं होगा। रमेश सुरेश को तो वो एक फिक्स्ड सैलरी दे देगा। तो मेंबर्स को प्रॉफिट मिलता है, लेकिन मैनेजमेंट वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो लोग इलेक्ट करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है, कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए। और यही बोर्ड लोग क्या करते हैं, कंपनी को मैनेज और एडमिनिस्टर करते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये लोग कंपनी को मैनेज करते हैं। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर कि सेपरेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। सेपरेट मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। लास्ट फीचर ऑफ द कंपनी इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। यहां सिंपली वही बोला है कि कंपनी क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। मतलब एक बंदा कंपनी नहीं खोलता है, 2-3 लोग आपस में वॉलंटरीली एसोसिएट होते हैं कुछ धंधा करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वही है, कंपनी क्या है, इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट एंड इट इज फॉर्म्ड फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम गोल्स। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी क्यों बनाई जाती है, कोई ना कोई गोल अचीव करने के लिए, कुछ ना कुछ धंधा करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। और जो प्रॉफिट होता है वो किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को। ये चीज देख लो, कंपनी का प्रॉफिट किसको मिलता है, कंपनी का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को मिलता है। क्यों, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई धंधा कर रहा है तो जो प्रॉफिट होगा वो ओनर का होगा। और ओनर कौन होता है, ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, जो कंपनी में पैसा लगाए हैं। इसीलिए प्रॉफिट जो होगा कंपनी को, वो भी किसको मिलेगा, ओनर्स को ही मिलेगा। तो यहां कंप्लीट होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी।
हमारा काफी सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है, सारे ही 12 कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो पूरे के पूरे हो गए हैं। सिटीजनशिप का कंसेप्ट हो गया है। उसके बाद रेसिडेंस का कंसेप्ट, डोमिसाइल का कंसेप्ट और नेशनैलिटी का कंसेप्ट, ये सारा कंसेप्ट हमारा केस लॉस के साथ बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और उस टॉपिक का नाम है लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे नॉर्मली केस लॉज वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अभी तक जो मैं पढ़ा रही थी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, ये केस लॉज के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे केस आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अभी ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या होता है, लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए होता क्या है, आपने कंसेप्ट पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी का, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी का, और ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट ये बोलता है कि कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, ये दोनों दो सेपरेट इंसान हैं, और दोनों के बीच में क्या है, एक पर्दा है, पर्दा है, पर्दा, पर्दा है, पर्दा। तो यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आपने पढ़ा, जो ये बोलता है कि कंपनी अलग इंसान है, मेंबर्स अलग इंसान है, दोनों अलग अलग इंसान है, और अगर कंपनी की कोई लाइबिलिटी है तो वो कंपनी की ही है, मेंबर्स उसके लिए लाइबल नहीं होंगे। कंपनी की लाइबिलिटी के लिए मेंबर्स पर्सनली लाइबल नहीं होंगे। मतलब कहने का बात यह है कि अगर कंपनी कोई गलत काम करती है, अगर कंपनी कोई गलत काम करती है तो उसके लिए मेंबर्स लाइबल नहीं होंगे। वो लोग तो ये बोल देंगे कि अरे ये गलत काम तो कंपनी ने किया है, मैंने थोड़ी किया है, और आपको तो पता है मेंबर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है, कंपनी को पकड़ो, हमें क्यों पकड़ रहे हो, हमने थोड़ी गलत काम किया है। तो क्या होने लगा था, इस सेपरेट लीगल एंटिटी का गलत फायदा होने लगा था, और इस सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट का फायदा उठा के ये मेंबर्स लोग क्या करने लगे थे, कंपनी का नाम यूज करके गलत काम करने लग गए थे, फ्रॉड करने लगे थे, फ्रॉड करने लगे थे लोगों के साथ, ये बोल के कि कंपनी ने फ्रॉड किया है तो लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी, कंपनी के ऊपर आएगी, पेनाल्टी किसके ऊपर आएगी, कंपनी के ऊपर आएगी, हमें क्यों पकड़ रहे हो, हम तो अलग इंसान है, हमने तो कोई गलती की नहीं। तो क्या हो गया था, मिसयूज होने लग गया था, किसका, सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट का, फ्रॉड वगैरह होने लग गया था। और इसीलिए इस फ्रॉड को रोकने के लिए आया हमारा एक कंसेप्ट जिसको बोला जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या बोलता है कि नॉर्मली हम मानते हैं कि कंपनी और मेंबर्स के बीच में एक पर्दा है, कंपनी और मेंबर्स के बीच में एक पर्दा है, और पर्दे को इंग्लिश में बोला जाता है वेल। वेल मतलब घूंघट, एक प्रकार से वेल मतलब घूंघट, मतलब पर्दा। तो हम ये मानते हैं कि कंपनी अलग इंसान होती है, मेंबर्स अलग इंसान होती है, दोनों के बीच में क्या होता है, एक पर्दा। लेकिन लेकिन अगर आप कोई गलत काम करते हैं, अगर आप कंपनी का मिसयूज करते हैं, अगर आप कंपनी को फ्रॉड वाले काम करने के लिए बनाए हैं, अनजस्ट काम करने के लिए बनाए हैं, गलत काम करने के लिए बनाए हैं, तो उस केस में हम इस पर्दे को उठा देंगे, हम इस पर्दे को लिफ्ट कर देंगे। ये जो कॉर्पोरेट का पर्दा है ना, ये जो कॉर्पोरेट का पर्दा है, हम इसको उठा देंगे, इस घूंघट को उठा देंगे, इस कॉर्पोरेट विल को उठा देंगे। एंड अगर आप फ्रॉड करते हैं तो उस केस में हम ये सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को अनदेखा कर देंगे, एंड कंपनी और मेंबर को एक ही इंसान माना जाएगा, दो दिल एक जान। और उस केस में ये माना जाएगा कि ये कंपनी ने गलत काम नहीं किया है, अल्टीमेटली कंपनी के पीछे ये मेंबर्स ही छुपे हुए हैं, और ये मेंबर्स ने गलत काम किया है, एंड मेंबर विल बी हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्ग एक्टिविटी, फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ऑफ कंपनी।
और यही कंसेप्ट होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का। लिफ्टिंग मतलब उठाना, ये जो कॉर्पोरेट का पर्दा है ना, इसको हम उठा देंगे। इसका एक और नाम है और वो नाम है पियर्सिंग, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। पियर्सिंग मतलब होल करना, जैसे अपन बोलते हैं ना ईयर पियर्सिंग, ईयर मतलब जब हम कान छिदवाते हैं वो, तो पियर्सिंग मतलब होल करना। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेंबर्स और कंपनी के बीच में पर्दा है, हम इसको हटा देंगे। इसको पियर्स करते हुए, इसको फाड़ते हुए, इसको छेदा करते हुए हम कंपनी और मेंबर्स को एक ही पर्सन कंसिडर करेंगे। ये जो कॉर्पोरेट का विल है, इसको हम हटा देंगे, इसको हम लिफ्ट कर देंगे, इसको हम पियर्स कर देंगे। ये होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट। अब आप लोग ये पूछेंगे कि मैम ये तो समझ में आ गया कि अगर कभी भी जो मेंबर्स हैं वो कंपनी का मिसयूज करते हैं, कंपनी का नाम यूज करके कुछ गलत काम करते हैं, तो उस केस में हम कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करेंगे एंड कंपनी की गलतियों के लिए मेंबर्स को सजा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो गलती मेंबर्स ने ही की है। ये तो हो गया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं जहां कॉर्पोरेट विल को उठाया जा सकता है। ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं जहां कॉर्पोरेट विल को उठाया जा सकता है। सिचुएशंस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, जिसको मैं शॉर्ट में LOCV लिख रही हूं। तो देखो, सबसे पहले तो एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और एक होता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो ये जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होते हैं ये बहुत लोग बताते नहीं है, लेकिन दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये पास्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं इसके बेसिस के ऊपर। यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिन सिचुएशंस में कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जा सकता है। तो कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बोले तो कंपनीज एक्ट 2013, कानून। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मतलब कानून, कानून, कानून। तो कंपनीज एक्ट का जो कानून है, बहुत सारी जगह ऐसा लिखा हुआ है कि अगर ये काम किया ना आपने, अगर आपने फ्रॉड किया ना तो हम कॉर्पोरेट विल को उठा देंगे, अगर आपने ये काम किया ना तो हम कॉर्पोरेट विल को उठा देंगे। तो कंपनीज एक्ट में अलग अलग जगह, अलग अलग सेक्शंस में, अलग कंपनीज एक्ट में अलग अलग जगह, अलग अलग सेक्शंस में बताया गया है कि हम कब कब कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देंगे। और ये एक एक करके ये सारे सिचुएशंस हम लोग अभी पढ़ेंगे। बट एक बार ओवरव्यू देख ले, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है, ये भी हम देख लेते हैं पहले। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है केसेस। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है पास्ट केसेस, मतलब पास्ट में पहले बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया है। तो उसको हम बोलते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो उस सिचुएशन में हम कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देंगे एंड वी विल रिगार्ड कंपनी एंड मेंबर एज द सेम पर्सन। उस केस में हम सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये होता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मतलब केस लॉज के थ्रू भी कुछ सिचुएशंस ऐसे एस्टैब्लिश किए गए हैं जिन सिचुएशंस में नॉर्मली कोर्ट जो है कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देती है। इतनी बात समझ में आई। अब बहुत सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं और बहुत सारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले अंकुश का एक डाउट था, मैंने मिस आउट कर दिया। अंकुश का डाउट है मैम क्या हम एमओए में ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं अंकुश। ये टॉपिक जो है चेंज ऑफ एमओए, ये टॉपिक जो है आपका चेंज ऑफ एमओए, क्या हम एमओए को चेंज कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे हमारे एक सब्जेक्ट में जिसका नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। SBEC आपके सब्जेक्ट का नाम है, वहां आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप मेरे से कंपनी लॉ की क्लास लेते हैं तो मैंने कंपनी लॉ की क्लास में भी मैं ये सारी बात बताती हूँ। इनकॉर्पोरेशन का, चेंज इन एमओए, ये सारे टॉपिक्स पहले आपके कंपनी लॉ में हुआ करते थे, अब वो कंपनी लॉ से हट करके SBEC में चले गए हैं। लेकिन मैं स्टिल कंपनी लॉ का एक एक चीज पढ़ाती हूँ, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ती हूँ। आपको
आपको 100% सिलेबस कवरेज मिलता है। इसीलिए ये जो टॉपिक भले ही आपका एसबीसी में है, मैं इसको कंपनी लॉ में भी कवर करती हूँ, तो इससे आपको एक डबल बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, सो इसको हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर 3 है ना, उसमें हम लोग बहुत अच्छे, चैप्टर 2 है, उसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट किस तरह से किया जाता है, क्या एमओए एओए चेंज किया जा सकता है। ये सारे टॉपिक हम चैप्टर 2 में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं चेंज। आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, आगे बढ़ने से पहले लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, यहां पर मैंने एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि ये जो सेपरेट पर्सनैलिटी होता है कंपनी का, ये एक स्टैट्यूटरी प्रिविलेज होता है। मतलब स्टैट्यूटरी मतलब कोई भी ऐसी चीज देखो जो लॉ के अकॉर्डिंग होती है ना, उसको हम स्टैट्यूटरी बोलते हैं। इफ एनीथिंग इज अकॉर्डिंग टू लॉ, देन वी से इट स्टैट्यूटरी प्रिविलेज। मतलब लॉ आपको एक प्रिविलेज देता है, किसका? सेपरेट पर्सनालिटी का। सेपरेट पर्सनालिटी मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट देता है, और आप उसको सिर्फ लेजिटिमेट पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं। यहां लिखा है इट मस्ट बी यूज्ड फॉर लेजिटिमेट पर्पस ओनली। लेजिटिमेट मतलब लॉफुल। यहां लिख लो, लेजिटिमेट मतलब लॉफुल, लेजिटिमेट मतलब लॉफुल। बट अगर उससे फ्रॉड करते हैं, अगर आप कंपनी बना करके फ्रॉड करते हैं, अगर आप कंपनी बना करके फ्रॉड करते हैं या कोई डिसऑनेस्ट यूज करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उस केस में जो इंडिविजुअल कंसर्न है, जो मेंबर है, दे विल नॉट बी अलाउड टू टेक शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। उनको कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का बेनिफिट लेने दिया नहीं जाएगा, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मिसयूज करने दिया नहीं जाएगा। उस केस में द court will break through the corporate shell and apply the doctrine of corporate will. This doctrine is known as lifting or piercing of corporate will. इसका मतलब ये है कि द कोर्ट विल लुक बिहाइंड द कॉर्पोरेट एंटिटी एंड टेक एक्शन एज दो नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर एग्जिस्टेड एंड मेक द मेंबर्स ऑफ द कंट्रोलिंग पर्सन लायबल फॉर ऑल द डेट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये है कि इस केस में कंपनी जो है ये नहीं मानेगी कि कंपनी अलग है, सॉरी कोर्ट जो है वो ये नहीं मानेगी कि कंपनी अलग है। कोर्ट ये बोलेगी कि मेंबर और कंपनी सेम पर्सन है, और कंपनी के डेट्स और ऑब्लिगेशन के लिए, लाइबिलिटीज के लिए मेंबर्स विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल। अच्छा, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। आपने वो कभी पपेट शो देखा है? पपेट शो देखा है क्या कभी किसी ने? पपेट शो, एनीबडी हैज वॉच्ड पपेट शो? वो जो कठपुतली डांस होता है ना, जिसमें पीछे पर्दे के पीछे एक इंसान होता है और वो ऐसे कठपुतलियों को नचाता रहता है। एनीबडी हैज वॉच्ड पपेट शो? जिसमें पर्दे के पीछे एक इंसान होता है और वो ऐसे पपेट्स को, यानी जो पपेट्स, कठपुतलियां जो होती है, उनको ऐसे नचाते रहते हैं गाने के साथ साथ। मस्त राजस्थान वगैरह में, रूरल प्लेसेस में ये सब ज्यादा होता है। देखा है, अंकुश ने देखा है। तो उस पपेट शो में क्या होता है, पपेट शो में सामने तो पपेट्स रहते हैं, लेकिन आपको सामने सिर्फ पपेट्स नाचते हुए देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में पर्दा, बीच में पर्दा रहता है और पर्दे के पीछे कोई और ही इंसान होता है जो उन कठपुतलियों को नचाता रहता है। तो दिस इज द सेम कंसेप्ट कि भले ही काम एक्चुअल में हमें दिखता है कि कंपनी कर रही है, लेकिन कंपनी एक तरह की पपेट है, कठपुतली है, और उस कंपनी को कौन चलाता है? मेंबर्स और डायरेक्टर्स। तो इसीलिए अगर ये जो मेंबर्स और डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी को कोई गलत काम करने के लिए यूज करते हैं, तो उस केस में ये जो बीच में पर्दा है, इस पर्दे को हम हटा देंगे, इस पर्दे को हम, इस कॉर्पोरेट विल को हटा देंगे, एंड वी विल कंसिडर दिस मेंबर एंड दिस कंपनी एज द सेम पर्सन, एंड कंपनी के गलत काम के लिए अल्टीमेटली मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स विल बी हेल्ड लायबल। सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। आई होप दिल दिमाग सब जगह बैठ गया होगा। और इसका मतलब ये होता है कि thus when the law disregard the corporate entity, जब हम सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को कॉर्पोरेट एंटिटी के कंसेप्ट को डिसरिगार्ड करते हैं, एंड इंस्टेड पेज रिगार्ड टू द इंडिविजुअल मेंबर्स बिहाइंड द लीगल फेसेड। अल्टीमेटली लीगल फेसेड मतलब कंपनी के चेहरे,
कंपनी के चेहरे के पीछे जो एक्चुअल इंसान है उसको रिगार्ड देते हैं, तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। और ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें कोर्ट ने एक्चुअल में कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया है? जब कॉर्पोरेट विल का अब्यूज किया गया है, गलत यूज किया गया है, गलत काम के लिए, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि व्हेन द कॉर्पोरेट एंटिटी इज अब्यूज्ड और मिसयूज्ड फॉर अनजस्ट और अनइक्विटेबल पर्पस। अगर आप कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को अब्यूज करते हैं या मिसयूज करते हैं गलत कामों के लिए, अनजस्ट कामों के लिए, तो कोर्ट ने लिफ्ट किया है क्या? कॉर्पोरेट विल। एंड लुक इनटू द रियलिटीज। एक्चुअल में हमने रियलिटी में देखा है कि इस गलत काम के पीछे कौन बंदा है, कौन असली बंदा है जिसने इस गलत काम को किया है, एंड हम उसी को लायबल ठहराते हैं, एंड दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल, गिल्टी एंड लायबल। सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अवंतिका बोल रही है मैम आज के लिए इतना काफी है। नहीं, थोड़ा सा और। थक गए क्या? सब कोई थक गए क्या? सब कोई थक गए क्या? अंकुश बोल रहे मैम थोड़ा थोड़ा। लेट्स सी। अच्छा, ठीक है फिर। ओके फाइन, सो वी कैन एंड आवर टुडेज सेशन हियर। अगर आप लोग बोल रहे हैं आप लोग थक गए हैं तो कल कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोग ये मत सोचना कि हम लोग स्लो चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग है। देखो किसी भी चीज को जब अपन स्टार्ट करते हैं ना, तो वो स्टार्टिंग में हम थोड़ी धीरे धीरे चलाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे फ्लो आता जाता है वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाती है। और अभी अपन यूट्यूब लाइव में इसीलिए थोड़ा सा स्लो है। जब अपन गूगल मीट में उसमें पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा। तो अभी थोड़ा-सा हम स्लो चल रहे हैं, तो हम धीरे-धीरे को हर चीज़ को अब्ज़ॉर्ब करते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए चल रहे हैं। बट डोंट वरी, हम धीरे-धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएँगे और अच्छे तरीके से समझ के कांसेप्ट कवर करेंगे। देखो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स की बिल्कुल चिंता मत करना। कोर्स मैं प्रॉपर टाइमली कंप्लीट करा दूँगी। आप लोग का फोकस सिर्फ एक चीज़ में होना चाहिए, और वो फोकस होना चाहिए कांसेप्ट्स को समझने में, कांसेप्ट्स को अब्ज़ॉर्ब करने में। आपको हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझना आना चाहिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं आपको कुछ कांसेप्ट पढ़ाती हूँ ना, तो आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली सोचा करो। इमेजिन किया करो उस कांसेप्ट को, अच्छा अगर ऐसा हुआ तो ऐसा। तो अपना माइंड चलाया करो, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों? लॉजिक लगाया करो अपना, और इमेजिन क्या करो, प्रैक्टिकली हर चीज़ को समझ-समझ के पढ़ना। कुछ भी चीज़ आप लोग रटेंगे नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आता है, आस्क मी। आज जो पढ़ाया मैंने उसको जाके रिवाइज़ करना। रिवाइज़ करेंगे, एंड अगर कोई डाउट आता है मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो अलग से आज जो पढ़े वो आप लोग आज जाके रिवाइज़ करेंगे। बिना रिवाइज़ किए कल की क्लास में मत आइएगा। आई रिक्वेस्ट यू, बिना रिवाइज़ किए कल की क्लास में मत आइएगा। आज जो पढ़े हैं वो आप लोग कल की क्लास में रिवाइज़ करके आएँगे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आज हम लोग थोड़ा जल्दी एंड कर रहे हैं। क्लास अपनी वैसे 10 मिनट लेट चालू हुई थी, तो हमने 1.5 घंटा भी नहीं पढ़ा, सवा घंटा पढ़ा समझ लो। बस, ठीक है? जिसमें से हम स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स रिवीजन करते हैं, लास्ट क्लास वाला। तो सोचो आपका कितने बार रिवीजन हो जाएगा। आज अपन ने पढ़ा, उसको आप लोग घर में जाके एक बार रिवाइज करेंगे, और फिर कल की क्लास में हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखा देखी 3 बार रिवाइज हो गया। तो बताऊं आपको, याद करने के लिए ना कंसेप्ट्स को अलग से मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। क्लास में मैं इतना एफर्ट्स दूंगी कि क्लास के साथ साथ हमारा जो है याद भी होता जाएगा, हर चीज समझ में भी आता जाएगा, प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी सब चीज हमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तरीका, ये हमारा फ्लो चलेगा क्लास का। जिन लोगों ने कोर्स रजिस्टर नहीं किया है, आई विल रिपीट अगेन, एडू मेंशन के ऐप में जाके रजिस्टर कर लो। और हाँ, एडू मेंशन के ही ऐप में जाके रजिस्टर करना, वहीं से आपका कोर्स जो है वो रजिस्टर होगा, वहीं से आप हमारे पास एडमिशन ले पाएंगे कंपनी लॉ के कोर्स के लिए। और प्लीज लेट मी नो जिन लोगों को हार्ड कॉपी चाहिए, जिन लोगों को सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आई विल डिस्पैच फिजिकल बुक्स एट योर प्लेस। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं यहाँ पढ़ाना चाह रही हूँ। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है, प्लीज डू लेट मी नो ओवर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एनी सोशल मीडिया। आई विल श्योरली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। कल मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो, एंड द मोर यू ग्रो द मोर यू अचीव। टेक केयर, बाय बाय।